तो हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और आज की क्लास पे चलते हैं। कल जो हमने बात की थी डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन की, आज उसी बात को आगे बढ़ाएँ। उससे पहले आप लोगों को कुछ एक बेसिक्स बताता हूँ, जो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने डाउनलोड किया है, उसके बारे में। आई गेस मेरी स्क्रीन आप लोगों को विज़िबल होगी, अगर है तो एक बार प्लीज़ बताएँ? क्या मेरी स्क्रीन विज़िबल है? स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है आपको निफ्टी मीडिया का? नो, नो, नो। ओके, ओके। क्या अब दिख रहा है निफ्टी मीडिया का चार्ट? यस, बहुत बढ़िया। तो चलिए आइए सबसे पहले इसकी सेटिंग्स पे चलते हैं कि हमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग क्या-क्या करनी है। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेटिंग्स। सबसे पहले हम सेटिंग्स पे जाएँगे और सेटिंग्स पे जाके यूज़र सेटिंग है, ग्राफ सेटिंग है, ऑर्डर सेटिंग है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूज़र सेटिंग की तरफ। यूज़र सेटिंग में आपको मैक्सिमम आइटम्स टू डिस्प्ले इन डायनामिक वन क्लिक फिल्टर पे 5000 करना है। इन एक्टिव मिनट्स को 999 करना है। इन दो के अलावा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने और इसको सेव कर देना है। यहां पर अगर आप चाहें तो साउंड कनेक्ट डॉट डब्ल्यू ए वी में आपको इस साउंड अपना ऐड कर सकते हैं। अलर्ट ऑन रिसर्च बीप का साउंड आए या कोई और साउंड आए, आप उसको सेव कर दीजिए। बस यहां पर हमारा इतना सा ही चेंजेस है। उसके बाद आप इसे क्लोज कर दें। दोबारा से आप सेटिंग्स पर जाएं। ग्राफ सेटिंग आपको दिखेगी। ग्राफ सेटिंग आप सेटिंग्स में जाके ग्राफ सेटिंग से भी ओपन कर सकते हैं और दूसरा तरीका है, आप राइट क्लिक करें और नीचे सेटिंग्स पर जाएं और यहां से आप सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। तो आसान तरीका ये ऊपर वाला जो हम यहीं से ओपन कर लेते हैं। एक बार ग्राफ सेटिंग्स को हमने ओपन कर लिया। सबसे पहले हमारे पास जो शो हो रहा है वो हो रहा है जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग में जब आप जाएंगे तो आपको बैकग्राउंड कलर दिखेगा ब्लैक, जिसको आपने चेंज करके कर देना है व्हाइट। अप्लाई। फोरग्राउंड कलर आपको दिखेगा व्हाइट, जिसको आपको कर देना है ब्लैक। अप्लाई करके ओके कर देंगे। ग्राफ अप कलर ग्रीन रहने देंगे, ग्राफ डाउन कलर रेड रहने देंगे, ग्राफ वॉल्यूम कलर ब्लैक रहने देंगे। इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करने हैं। बस यहां पर ये इतना सा ही चेंजेस है। इसके अलावा हमने जनरल सेटिंग में कोई और चेंज नहीं करना। इसके बाद हम आते हैं चार्ट डेटा के ऊपर। चार्ट डेटा के ऊपर आपका प्री शो प्री ओपन डेटा पे क्लिक होगा। इस तरीके से आपने इसको और इसको हटा देना है और क्लिक किस पे करना है, एडजस्ट विद मार्केट आवर्स के साथ, और लिमिटेड नंबर ऑफ टिक्स पे क्लिक करना है। और यहां पर जितने ज्यादा टिक्स आप मेंशन कर सकें, लाइक 999 या जो भी कुछ, उस पे आप क्लिक कर देना। मर्ज फाइनल क्लोज टू लास्ट इंट्राडे कैंडल कैंडल और प्री सेशन क्लोज, इन दोनों को आपने चेंज नहीं करना। इन दोनों को आप एज इट इज रहने देना और सेव कर देना। इसके बाद यही ग्राफ सेटिंग में जो तीसरी सेटिंग है, चार्ट टूल बार। चार्ट टूल बार में आप देखेंगे एंट्री लाइन पे टिक किया हुआ है, स्टॉप लॉस लाइन, टारगेट लाइन, चेंज इंटरवल, माउस पॉइंटर, चार्ट टाइप, इन सब पे ऑलरेडी टिक किया होगा। आपको सिर्फ एक ही चीज को और लेकर आना है यहां पर, और वो चीज है बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स। आपने सिर्फ रेक्टेंगुलर बॉक्स पे क्लिक करना है। बाकी सब चीजें आपकी ऑलरेडी टिक हुई पड़ी हैं। आपको कोई भी चीज एडिशनल टिक करने की जरूरत नहीं है। फिबोनाची एक्सटेंशन पे जाइए। इधर जो भी डिफॉल्ट सेटिंग हुई पड़ी है उसे हमने चेंज नहीं करना। ये एज इट इज रहेगी और इसमें हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाइए।
इसका फोरग्राउंड कलर आपका व्हाइट होगा, इसको आपने व्हाइट से ब्लैक करना है। थिकनेस को बढ़ा के 1 से 2 कर देना है, या 3 भी कर सकते हैं आप। और स्टाइल को आप जो भी रखना चाहें, डैश, डैश डॉट, या फर्दर जो है सॉलिड, जो भी आप रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाके आपको अगेन फोरग्राउंड कलर को चेंज करना है फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक कर देना है इसे। फॉन्ट साइज को आप 10 रहने देंगे। फॉन्ट फैमिली को चेंज नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि उसके आसपास कोई बॉर्डर आए तो आप बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। मुझे बॉर्डर की जरूरत नहीं है तो मैं बॉर्डर पे क्लिक नहीं करूंगा। इसके बाद हमें आना है ट्रेंड लाइन के ऊपर। एक सेकेंड। इसके बाद हमें आना है ट्रेंड लाइन पे। और ट्रेंड लाइन में फोरग्राउंड कलर को आपने चेंज करके कर देना है ब्लू। तो यहां पर हमने ब्लू सेलेक्ट कर लिया। यहां पर आपका अनेबल लेफ्ट एक्सटेंशन क्लिक किया होगा, तो आपने इन दोनों को टिक किया होगा। आपने इन दोनों को हटा देना है, इन दोनों का कोई यूज नहीं है, इसे आप हटा देंगे। स्टाइल में आप जो स्टाइल रखना चाहें रख सकते हैं। थिकनेस इसकी भी 1 से बढ़ा के 2 कर देना। उसके बाद हम आएंगे फ्री लाइन पे। इसमें भी आपको इसका फोरग्राउंड कलर जाके चेंज करके ब्लू करना है। सॉलिड स्टाइल ही रहने देंगे और थिकनेस इसकी भी 1 या 1 से बढ़ा के 2 कर देना। अगर आपका स्क्रीन साइज 15 इंच से कम है तो थिकनेस 1 रहने देना। अगर बड़ी है स्क्रीन तो आप थिकनेस बढ़ा लेना, या जैसे भी आपको देखने में ठीक लगे आप उस हिसाब से इसकी थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। जब हम फ्री लाइन पे आते हैं तो यहां पर अनेबल लेफ्ट एक्सटेंशन और राइट एक्सटेंशन, इन दोनों पे क्लिक किया होगा। इन दोनों को आपने हटा देना है। इन दोनों का हमारे लिए कोई यूज नहीं है। उसके बाद हम सिंबल पे आएंगे। सिंबल में भी आपने जो इसका फोरग्राउंड कलर है वो व्हाइट होगा। आपने उसको व्हाइट से चेंज करके ब्लैक कर देना है। मेरे इसमें ऑलरेडी चेंजेस हुए पड़े हैं तो मैं आपको जीरो से ना बता के जो चेंजेस हुए पड़े हैं वहीं से बता रहा हूं। रिट्रेसमेंट में यहां पर आपके बहुत सारे नंबर एडिड होंगे। इधर आपने सारे ही नंबर्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। और यहां पर जो नंबर आपने ऐड करने हैं वो आपने सिर्फ 4 नंबर ऐड करने हैं। जीरो, जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे और यहां जाएंगे तो वो आपसे नंबर मांगेगा, एक डालना है आपने जीरो। दूसरा आपने नंबर ऐड करना है 33.33। तीसरा आपने नंबर ऐड करना है 66.66। और चौथा ऐड करना है 100। शो परसेंटेज, शो प्राइस पे क्लिक करना है। स्नैप टू प्राइस को सिलेक्ट नहीं करना, इसको अनसिलेक्ट कर देना। सॉलिड पे क्लिक करना। स्टाइल थिकनेस आप 1 रखना चाहें, 2 रखना चाहें, आपकी मर्जी है। फिबोनाची फैन में कुछ नहीं करना, आर्क में कुछ नहीं करना, टाइम में कुछ नहीं करना। मेजर टूल का फोरग्राउंड कलर आप व्हाइट से ब्लैक कर देना। वर्टिकल लाइन पे आते हैं। वर्टिकल लाइन का भी कलर आपको फोरग्राउंड कलर जो है व्हाइट दिखेगा, आपने उसे व्हाइट से चेंज करके ब्लैक कर देना है। व्हाइट से फोरग्राउंड कलर को चेंज करके ब्लैक कर देना है। पिच फॉक का हमें कुछ भी नहीं करना। एंट्री लाइन का कलर आपने व्हाइट से चेंज करके ब्लैक कर देना है। टारगेट लाइन का कलर एज इट इज ग्रीन रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसकी थिकनेस जरूर बढ़ा के आपने 3 कर देनी है। स्टॉप लॉस लाइन का कलर रेड ही रहने देना है, इसको भी चेंज नहीं करना, लेकिन इसकी भी थिकनेस बढ़ा के
3 कर देनी है। पेंसिल में आपको फोरग्राउंड का कलर चेंज करना है, ब्लू करना है, और बैकग्राउंड का कलर भी आपको ब्लू करना है। ओपेसिटी को आप चेंज नहीं करेंगे, थिकनेस को आप चाहे तो 2 कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स में फोरग्राउंड कलर जरूर मेंशन करना, ब्लैक कलर का। और बैकग्राउंड कलर क्या होगा, अभी के लिए मैंने ग्रीन रखा हुआ है क्योंकि इनिशियली हम डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे और डिमांड जोन को हम ग्रीन कलर से डिनोट करेंगे, तो इसको हमने इनिशियली ग्रीन कर दिया। और इसकी थिकनेस को भी हमने 2 कर दी। इसकी ओपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मैंने इसकी ओपेसिटी को 25 पे रखा हुआ है ताकि मुझे मेरे चार्ट्स भी साफ साफ दिखते रहें। इसके बाद की जो अदर लाइंस हैं, टिक एवरेज लाइंस। टिक एवरेज लाइंस में यहां पर शो टिक एवरेज लाइन होगा, इसको आपने डिसेबल कर देना है, इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। प्रीवियस क्लोज लाइन, प्रीवियस ओपन लाइन, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, ये सब यहां पर जब आप टिक करेंगे तो यहां से सारी चीजें हट जाएंगी। इनका हमारे लिए कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, इसलिए हम इसका कोई यूज नहीं करेंगे। ऑलरेडी आपको सब कुछ डिसेबल ही दिखेगा। जब आप अदर्स में जाएंगे तो डेटा लिस्टिंग को आपने कुछ नहीं करना, आपने डे सेपरेटर को भी कुछ नहीं करना। माउस पॉइंटर को आपने पॉइंटर का कलर चेंज करना है। अगर आपका कलर व्हाइट है तो आप उसको जाके ब्लैक कर देंगे और बाकी सब चीजों को आप एज इट इज रहने देंगे। अलर्ट टू ट्रेड कुछ नहीं चेंज करना, बस यहां नोटिफिकेशन ऑन कर देनी है। अगर ऑफ है तो चार्ट बुक में हमने कोई भी चेंज नहीं करना। और ये सब करने के बाद हम कर देंगे इसको सेव। इस पूरे को सेव करने के बाद जब हम चार्ट खोलेंगे तो चार्ट हमें जैसा मेरी स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है ऐसा अपीयर नहीं होगा। चार्ट जो आपको अपीयर होगा वो किस तरीके से अपीयर होगा मैं आपको दिखा देता हूं। चार्ट जो आपको अपीयर होगा वो कुछ कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपने सबसे पहले सी प्रेस करना है ताकि आपको कैंडल स्टिक्स नजर आए। सी प्रेस करके आपको कैंडल स्टिक्स नजर आएंगे। आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है और चार्ट में जाके स्टडी आपने ऐड करनी है। ऐड स्टडी, इसका क्या काम है अभी हम आने वाली क्लासेस में दिखेंगे। ए को जब आप 4 बार प्रेस करेंगे तो यहां एवरेज आएगा, सिंपल एवरेज रहने देना है और टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है 50। टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है 50, इसको आपने अप्लाई कर देना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ की हुई नजर आ जाएगी। अगर आपने इस लाइन की थिकनेस बढ़ानी है या कुछ और करना है तो आप इसी एवरेज पे राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे और सेटिंग्स पे जाके आप इसकी थिकनेस को बढ़ा घटा सकते हैं। डबल क्लिक किया मैंने, इनपुट आ गया सब ग्राफ। सब ग्राफ के अंदर मैं इसकी थिकनेस को अगर मैं 3 4 या 2 3 भी कर देता हूं और अप्लाई ऑल कर देता हूं और सेव कर देता हूं तो ये इस तरीके से मेरे पास शो हो जाएगी। अब मैं जितनी बार भी चार्ट खोलूंगा वो मुझे हर बार लाइन के तरीके से दिखेगा, कभी भी कैंडलस्टिक नहीं दिखेगा। तो अगर मुझे इसको कैंडलस्टिक के तौर पे सेव करना है तो एक बार जब कैंडलस्टिक का चार्ट खुल जाए इस तरीके से और ये लाइन ड्रॉ हो जाए तो आपने राइट क्लिक करना है, चार्ट पे जाना है और चार्ट पे जाके कर देना है सेव चार्ट टेम्पलेट। सेव चार्ट टेम्पलेट के नाम से यहां पर आपका सैंपल डॉट टीएमएल आ जाएगा, आपने उसी पे क्लिक करना है या यहां पर सैंपल लिखा हुआ आएगा और यहां पर आपने सेव पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका टेम्पलेट यहीं पर सेव हो जाएगा। जब चार्ट टेम्पलेट सेव हो गया तो हर बार यही चार्ट खुले उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें दोबारा से एक बार सेटिंग्स पे जाना है, दोबारा से एक बार सेटिंग्स पे जाना है, ग्राफ सेटिंग पे जाना है और ग्राफ सेटिंग पे ये डिफॉल्ट टेम्पलेट के नीचे 3 डॉट होंगे। इन 3 डॉट पे जाके जो आपने सैंपल डॉट टीएमएल बना रखा है उसको सिलेक्ट कर देना है और सेव कर देना है। तो जितनी बार भी आप चार्ट खोलेंगे वो आपको हर बार जितने भी आप अब चार्ट्स खोलते जाएंगे, नए चार्ट खोलेंगे तो आपको
यही वाला पैटर्न दिखेगा। अब चार्ट खोलने का क्या तरीका है, यहां ऊपर लिखा हुआ है चार्ट। जब मैं चार्ट पे जाके न्यू पे क्लिक करता हूं तो एक न्यू चार्ट खुल जाएगा। अब इस न्यू चार्ट पे जो भी मुझे स्टॉक ओपन करना है उसके लिए राइट क्लिक करूंगा, चेंज स्क्रिप्ट पे जाऊंगा। सपोज मुझे रिलायंस का चार्ट ओपन करना है तो रिलायंस मैंने टाइप किया और रिलायंस इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो यहां पर जो चार्ट खुलेगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन अप हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं इसकी भी स्क्रिप्ट चेंज करना चाहता हूं। रिलायंस की जगह मुझे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डालना है तो मैंने आईओसी डाला। अबे आईओसी का चार्ट मेरे सामने ओपन हो गया। हालांकि मैंने इसके अंदर कुछ मार्किंग ऑलरेडी की हुई है तो प्लीज आप उस मार्किंग को गौर मत करना। मैं आपको सिर्फ चार्ट ओपन करना बता रहा हूं कि चार्ट कैसे ओपन होगा। इस चार्ट को हम यहीं पर ही एक बार के लिए क्लोज कर देते हैं। कई बार आपको इस तरीके की दिक्कत आएगी कि आपका ये मिनिमाइज हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, इस तरह जो ये टॉप गेनर, टॉप लूजर और ये वाला जो है ना, इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आना है और इसको मैक्सिमाइज कर देना। आपकी विंडो दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगी, पुरानी शेप में आ जाएगी। अब यहां पर आपको खाली सब कुछ दिखेगा। मैं इसको एक बार के लिए सबको खाली कर देता हूं। आपको यहां पर सब कुछ खाली दिखेगा और यहां पर लिखेगा मार्केट वॉच। मार्केट वॉच के साथ टूल्स और सब चीजें दिखेंगी। ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जैसा कि हम कल डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, तो इन्हीं सेक्टर्स में से मैं कुछ स्टॉक्स चूज करना चाहता हूं, तो मैंने उसी के लिस्ट यहां पर ओपन करनी है। सपोज मुझे बिग ट्रेड लिस्ट ओपन करनी है। बिग ट्रेड लिस्ट में लगभग 5000 के करीब स्टॉक्स हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड हैं, जिसमें एक अच्छा वॉल्यूम आता है और जिनकी कैपिटल स्ट्रक्चर भी अच्छी खासी है। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे बिग ट्रेड लिस्ट के नाम से दो लिस्ट ओपन हो गई। ये बिग ट्रेड लिस्ट वन, क्योंकि एक में 2500 के करीब है, दूसरे में भी 2500 के करीब है। पहला स्टॉक शुरू हो रहा है 361 से, फिर 3IN फोल्ड लिमिटेड, 3M इंडिया, 5 पैसा, आरती इंडस्ट्रीज, आरती ड्रग्स, आरती फार्मा, आवास, ABB। तो ये सारे स्टॉक्स हमारे सामने शो हो गए। ये स्क्रिप्ट नेम के नाम से मुझे चाहिए तो ऑलरेडी ऐसे आएंगे। सेक्टर के हिसाब से चाहिए तो मैं सेक्टर पे क्लिक करूंगा और ये सारे स्टॉक्स सेक्टर के नाम से आ जाएंगे। सेक्टर वाइज ये सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। और मुझे चाहिए नहीं, मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं, तो परसेंटेज चेंज पे क्लिक करूंगा। जो सबसे ज्यादा स्टॉक गिरा था IIFL या CGCL, वो सबसे ऊपर आ गए। मुझे टॉप गेनर चाहिए तो इसी परसेंटेज पे दोबारा क्लिक करूंगा। तो सबसे परसेंटेज वाइज जो गेनर था वो था डॉलर, ICICI प्रूडेंशियल, IPL, बजाज ऑटो और बाकी के स्टॉक्स। ये आधी लिस्ट है। आधी लिस्ट बिग ट्रेड लिस्ट 2 में है। यहां पर भी जाके मैं सेम काम कर सकता हूं। परसेंटेज पे क्लिक करके हाईएस्ट गेनर, हाईएस्ट लूजर को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मार्केट वॉच जो ऑलरेडी बिल्ड है, मैं उन्हीं मार्केट वॉच को देख रहा हूं। सपोज मुझे निफ्टी के स्टॉक्स देखने हैं तो मैंने निफ्टी पे क्लिक किया, यहां निफ्टी के सारे स्टॉक्स ओपन हो गए। परसेंटेज पे क्लिक किया, ये सारे के सारे स्टॉक्स मेरे सामने आ गए। ये टॉप लूजर कौन सा था, अदानी एंटरप्राइजेस। टॉप गेनर कौन सा था, बजाज ऑटो। मार्केट वॉच पे गए, यहां पर मुझे दो तरीके के मार्केट वॉच मिलेंगे। एक होगा ब्लैंक। सपोज मैं यहां पर एक स्क्रिप्ट अपनी खुद की बनाना चाहता हूं तो मैंने ऐड कर दिया ब्लैंक मार्केट वॉच। वो मेरे से पूछेगा ओपन एज लोकल या ओपन एज ग्लोबल। ओपन एज ग्लोबल का यूज हमें तब करना है जब हम अपना डेस्कटॉप कभी एक यूज कर रहे हैं और कभी दूसरा। तो ओपन एज ग्लोबल बड़ा बेनिफिशियल है, आपकी मार्केट वॉच लिस्ट गायब नहीं होगी। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि आप एक लिस्ट के अंदर सिर्फ 50 शेयर्स को ही, स्क्रिप्ट्स को रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। और मैक्सिमम आप 5 मार्केट वॉच ही बना सकते हैं, यानी कि आप 250 शेयर्स को ही ग्लोबल वाली लिस्ट में सेव करके रख सकते हैं। और ओपन एज लोकल, ये आपके, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने मर्जी आप स्क्रिप्ट बना लो, ये आपके डेस्कटॉप पे ही सेव होगा। तो सपोज मैं इसको ओपन एज लोकल करता हूं और ओके पे क्लिक करता हूं।
और इसमें जो जो स्टॉक्स मुझे ऐड करने हैं मैन्युअली, राइट क्लिक किया, ऐड स्क्रिप्ट पे गए। सपोज मुझे इसमें आईओसी ऐड करना है तो आईओसी पे गया, ऐड कर दिया। मुझे इसमें रेडियो सिटी ऐड करना है, रेडियो सिटी पे गया, ऐड कर दिया। जो जो भी स्टॉक मुझे ऐड करने हैं मैं उन पे जाता जाऊंगा, या इधर नाम टाइप कर दूंगा जो भी मुझे चाहिए, रिलायंस या जो भी कुछ चाहिए, और एंटर प्रेस करता जाऊंगा। और यहाँ पर मेरे सामने वो सारी लिस्ट रेडी हो जाएगी। और लिस्ट में क्या आएगा, एक्सचेंज का नाम, न्यूज या इवेंट, स्क्रिप्ट नेम, उसका सेक्टर कौन सा, लाइक आईओसी रिफाइनरी सेक्टर से बिलोंग करता है, रेडियो सिटी एंटरटेनमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है, और रिलायंस रिफाइनरीज से बिलोंग करता है। ये उसका करंट प्राइस, लास्ट ट्रेडेड, बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, ये सब चीजें यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई आ जाएंगी। इन चीजों का क्या यूटिलाइजेशन है अभी हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। सपोज मैं इस मार्केट वॉच को नाम को छोड़ देना चाहता हूं, तो मैं इसी को राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद लोड ऑब्लिक सेव एज, तो सेव स्क्रिप्ट पे जाऊंगा, और सेव स्क्रिप्ट पे जाऊंगा तो मेरे से नाम मांगेगा। यहां पर मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूं, हॉरिजॉन्टल या जो भी मेरे को इसका नाम देना है, माय फेवरेट, जो भी नाम देना है उसको सेव कर लूंगा। और सेव करने के बाद ये मेरे सिस्टम में एज लोकल सेव हो जाएगी, और जितनी बार चाहूंगा मैं इसे मार्केट वॉच को ओपन कर सकता हूं। मेरे ऑलरेडी कुछ एक प्री डिफाइंड मार्केट वॉचेस हैं जो मैंने पहले से बना रखे हैं। उन्हें अगर लोड करना है तो मार्केट वॉच पे जाऊंगा, लोड पे क्लिक करूंगा, 52 वीक हाई के नाम से मैंने अपना एक बना रखा है, उस पर क्लिक करूंगा तो 52 वीक हाई खुल जाएगा। उसी पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट वाले पे जाऊंगा, लोड पे, तो 52 वीक लो भी खुल जाएगा। इसी मार्केट वॉच पे क्लिक करके बाकी भी जो मेरे हैं माय फेवरेट, या जो स्टॉक्स मैंने होल्ड करके रखे हुए हैं, माय होल्डिंग्स, या जो भी दूसरे स्टॉक्स हैं, जैसे निफ्टी मीडिया की मैंने अपनी ही एक लिस्ट बना रखी है। एक तो लिस्ट इन्होंने बनी बनाई दी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, एक मैंने अपनी बना रखी है। पीएसयू बैंक्स की मैंने अपनी एक लिस्ट बना रखी है। तो सारी लिस्ट यहाँ पर मेरे सामने ओपन हो जाएंगी। अब इनमें से जिसका भी स्टॉक मुझे खोलना है, जिसका भी चार्ट मुझे खोलना है, मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा। जैसे मुझे आईडीबीआई को खोलना, तो मैंने आईडीबीआई पे डबल क्लिक किया तो ये आईडीबीआई का चार्ट खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि मैं ग्रीन कलर से तो डिनोट कर रहा हूं डिमांड जोन को, और रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं सप्लाई जोन को। तो ये प्राइस जो नीचे आना शुरू हुआ था, ये ऑलमोस्ट उसी सप्लाई जोन से शुरू हुआ था। फंडामेंटल टेक्निकल थोड़े से उन पॉइंट्स पे भी वापस चलते हैं। उससे पहले आपको चार्ट का भी थोड़ा सा बता देता हूं। मुझे अगर इस चार्ट को पीछे बैकडेट में जाके देखना, तो मेरे पास क्या तरीका है, तो मुझे टी प्रेस करना पड़ेगा। टी प्रेस करने से क्या होगा, टिकर आ जाएगा। ये यहां पर ऑप्शन गिवन है, क्रॉस हेयर और टिकर। तो जैसे ही मैं ट्रैकर बॉल पे जाता हूं, ट्रैकर बॉल पे ये आगे पीछे नहीं होगा, लेकिन जब ये क्रॉस हेयर बन जाएगा तो मैं इस चार्ट को कितना भी पीछे ले जा सकता हूं ड्रैग करके, और कितना भी आगे लेकर के आ सकता हूं। लाइक इसमें मैंने जो मेरी एंट्री प्लॉट की थी वो 44 रुपीज पे की हुई है, और मैंने इसको बाइंग भी 44 रुपीज पे कर रखा है आईडीबीआई को। तो मैं अगर आपको इसकी दिखाऊं एंट्री, ये रही एंट्री, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस, और ये प्राइस जब यहीं पे आया तो यहीं पर आने के बाद से प्राइस लगातार ऊपर चलता जा रहा है, और 44 का खरीदा हुआ स्टॉक अभी 85 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग भी इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं। थोड़ा सा फन कीजिएगा इसको, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है सॉफ्टवेयर। अगर इसके अंदर मुझे कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो मुझे क्या करना होगा, मैं आपको एक बार निफ्टी के चार्ट पे ओपन करके दिखाता हूं, क्योंकि वो चार्ट अपने पास थोड़ा ब्लैंक पड़ा हुआ है। निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया और ये मेरे सामने खुल गया। अब निफ्टी के चार्ट को सामने लेके आएंगे, इसको एक बार के लिए ओपन करेंगे। इसमें कहीं मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। जहां कहीं मुझे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है मैं वहीं पर इसको छोड़ दूंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी।
मुझे अगर इसी चार्ट के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो कंट्रोल प्लस वी प्रेस करूंगा और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो आप इस चार्ट पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना देखना कि आप कर पाते हैं। कंट्रोल प्लस एच से हॉरिजॉन्टल लाइन और कंट्रोल प्लस वी से वर्टिकल लाइन। जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो कई बार आपको ये लाइन डिलीट करनी होगी, तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा से टी प्रेस करना है, उस लाइन को सिलेक्ट करना है और डिलीट प्रेस कर देना है। सिलेक्ट, डिलीट, सिलेक्ट, डिलीट। ये वर्टिकल लाइन के साथ भी सेम करना है, सिलेक्ट, डिलीट। यहां पर जो हमने हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया था, अगर मुझे कोई डिमांड जोन को मेंशन करना है, कैसे करना है वो अभी हम बाद में सीखेंगे। तो ड्रॉ कैसे करना है बस वो बता रहा हूं कि इसको हमने पकड़ा, ड्रैग किया और आगे तक इसको हम पुल करके ले गए, तो एक काइंड ऑफ हमारा एक डिमांड जोन या कोई भी जोन, कोई भी एरिया हमने मेंशन कर दिया। ये इस तरीके से आपने इस सॉफ्टवेयर को एक बार यूज करके देखना है, ताकि आप इस सॉफ्टवेयर के थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली हो जाएं। बैंक निफ्टी, एक बार के लिए सिर्फ चार्ट ओपन कर रहे हैं, निफ्टी बैंक। दिव्यांश मेरे पास परसों आए थे, तो मैंने उनके सामने 3 लाइन ड्रॉ की थी, 1, 2 और 3। और मैं दिव्यांश को बोला था कि जब इन तीनों लाइनों पे बैंक निफ्टी पहुंचेगा तो थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा। दिव्यांश ये फर्स्ट लाइन यहां पहुंच के नीचे आया, ये सेकंड लाइन यहां पहुंच के नीचे आया, और ये थर्ड लाइन है अब, जो कि 45,518 के आसपास है, या 45,500 कह लो, क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो यहाँ पे एक्यूरेसी से उसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब यहाँ पर भी एक बार के लिए पहुंचेगा तो विक बनाएगा प्राइस, और प्राइस ऊपर हाई लगाने के बावजूद थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये बातें ऑलरेडी चार्ट पे ना सब चीजें प्लॉटेड होती हैं। हमें एक चीज ना समझनी है, और वो चीज ये समझनी है कि चाहे कितनी ही बड़ी फंडामेंटल की कोई न्यूज हो, कोई भी चीज हो, वो सब चीजें ऑलरेडी चार्ट पे प्लॉटेड हैं। कोरोना की न्यूज भी चार्ट पे प्लॉटेड थी। कोई पॉजिटिव न्यूज आनी है, शेयर का प्राइस कहां से पलटेगा, वो भी ऑलरेडी चार्ट पे प्लॉटेड था। मैंने ऑलरेडी पहले से 2020 के ना ये दिखाने के लिए कि बॉक्स बना रखा है कि प्राइस यहीं से पलटेगा, और 2020 में प्राइस जब यहां आया तो यहीं से पलटा। तो ये सब चीजें टेक्निकल एनालिस्ट मानता है कि जितने भी फंडामेंटल की बातें हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कोई बड़ी न्यूज, कोई बड़ा ऑर्डर बुक, वो सब चीजें ऑलरेडी चार्ट पे प्लॉटेड है। हमें सिर्फ चार्ट पढ़ने आना चाहिए। और रिटेलर को एक बात हमेशा समझ के चलनी पड़ेगी, छोटी सी बात, वो ये कि रिटेलर के पास जो भी कोई न्यूज आ रही है या जो भी कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, रिटेलर उस न्यूज को सुनने वाला आखिरी व्यक्ति है। तो आप तक जो भी कोई न्यूज पहुंचाई जा रही है, आप आखिरी व्यक्ति हैं जिस तक वो न्यूज आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी उस न्यूज से रिलेटेड जिसने भी जो कुछ गेन करना था वो गेन कर चुका है। मान लेते हैं किसी कंपनी के पास कोई केस चल रहा है, कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, और वो केस कई सालों से चल रहा है, अब उसमें कोई जजमेंट आनी है। तो आपको भले ही ये बात बाद में पता चले, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट को पहले से पता होता है कि जजमेंट क्या आने वाली है, क्या हमारे उसमें मेरिट्स चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, क्या हम इसमें पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे, हमें गेन होगा या हमें लॉस होगा। तो आपके लिए वो बात भले ही नहीं हो, लेकिन मैनेजमेंट उस बात को पहले से जानती है। एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स उस बात को पहले से जानते हैं। ऑपरेटर तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहले से पहुंची हुई है। आप ही हैं जिसे वो इंफॉर्मेशन नहीं पता। तो कभी भी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग मत करना। मान लेते हैं किसी कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिलना है, तो बड़ा ऑर्डर मिलना है, उसका फॉलोअप तो काफी टाइम से चल ही रहा होगा ना। जैसे जितिन भाई हमारे साथ अभी एक काम में कॉपरेट कर रहे हैं, और हमारी एक टीम है मेरी माटी, हम उसको काम कर रहे हैं, और हमें एसबीआई से एक बड़ा ऑर्डर मिलना है। तो एसबीआई से हमें बड़ा ऑर्डर मिलना है, ये चीज ऑलरेडी हमारे 2-3 महीने से फॉलोअप में है। आपके लिए न्यूज, जब वो इवेंट हो जाएगा तब आपको वो सिर्फ न्यूज सुनाई जाएगी। उसके ऑलरेडी जो भी उससे प्राइस मूवमेंट आना है, जो भी उससे प्राइस में इंपैक्ट पड़ना है, वो ऑलरेडी पड़ चुका होगा। तो कभी भी इस बात को ना सोचें कि आपको न्यूज मिली है, आपने उस न्यूज के बिहाफ पे ट्रेड करना है।
न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग आपको कभी बेनिफिट नहीं देगी। आप चार्ट पे चलिए, अपने एनालिसिस कीजिए, आपके एनालिसिस आपको हमेशा बेनिफिट देंगे। मैं आपको एक जनरल छोटी सी चीज वैसे ही दिखा रहा हूं, आप देखिएगा और मेरी चीज को क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करना। निफ्टी मीडिया का एक ये चार्ट है। निफ्टी मीडिया में मैंने यहां पर ना ऑलरेडी एक एरिया मेंशन कर रखा है। ये एरिया अगर मैं वीकली पे देखता हूं तो शायद मुझे क्लियरली विजिबल है, और यहां पर मैंने 1772 की एंट्री मेंशन भी की हुई है। निफ्टी मीडिया 2500 से नीचे गिरता हुआ आ रहा है, ऑलरेडी 1950 पे है। अगर ये इस लेवल तक आया 1772, तो 1695 जाने से पहले ये यहीं से पलट जाएगा। आपको ये सब चीजें न्यूज के मीडियम से बताई जाएंगी कि ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, और यहां जब ये पूरा प्राइस नीचे गिर चुका होगा तो आपको और नेगेटिव न्यूज सुनाई जाएगी, ताकि आप पैनिक होकर अपने सारे शेयर बेच दो। और जब आप अपने पैनिक होकर सारे शेयर बेच दोगे तो इसी एरिया के अंदर ऑपरेटर बैठा हुआ है जो चार्ट पे पहले से क्लियर है। मुझे कैसे दिख रहा है मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। आप यहां पर बेचना शुरू करोगे, ऑपरेटर यहां पे सस्ते दाम पे उसको खरीदना शुरू करेगा। उसके लिए तो 2500 वाली चीज उसे 1700 में मिल रही है, लगभग लगभग उसको 1/3 प्राइस का डिस्काउंट मिल रहा है। वो सिर्फ 2/3 प्राइस में उस चीज को खरीद रहा है, 66% वैल्यू देके खरीद रहा है। और आप जिसने हायर लेवल पे उस चीज को खरीदा था, आप पैनिक होके इसको यहां पर सेल कर दोगे। देन जब 22-23 रुपए, 24 रुपए, 26 रुपए का था, मैं लोगों को बोल रहा था भर भर के खरीद लो, किसी ने नहीं खरीदा। जब वो 68 का हो गया तो मैंने बोला आप बेच दो, तब लोगों ने उसे खरीदना शुरू किया। और जब डेन 68 का हो गया तो मार्केट उस समय इस जोन में आ गई। और उसके बाद से क्या हुआ कि वापस डेन, डीईएन, डेन डेन नेटवर्क जो कि रिलायंस की होल्डिंग है, जब वो 47.5 तक जाएगी तो वापस से उसमें बाइंग आएगी। मैं आपको डेन की भी ग्राफ दिखा देता हूं। ये चीजें ऑलरेडी चार्ट पे प्लॉटेड हैं पहले से ही। रिटेलर को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये बातें बताई जाती हैं। 46.5 पे बाय डेली, कोइंसाइडिंग मंथली, मैंने पहले से ही मेंशन कर रखा है। यहां से आके प्राइस का एक मूवमेंट आएगा 50-52 रुपए के आसपास, यहां पर पहले से ही एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। और आज आप देखें कि प्राइस इसी लाइन के जस्ट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। हालांकि मैंने अभी थोड़ी बड़ी बड़ी बातें की हैं, इनका बेसिक नहीं बताया, तो हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो मूवमेंट आनी है मार्केट में वो ऑलरेडी चार्ट के ऊपर प्लॉटेड है। आपको सिर्फ उसे पढ़ के समझ के वहां पर अपनी पोजीशन पहले से ही बना लेनी है, ताकि आप ऑपरेटर की साइड पे खड़े हो जाएं, और जहां ऑपरेटर बाइंग कर रहा है आप वहां बाइंग कर सकें, और जहां ऑपरेटर सेलिंग कर रहा है आप वहां सेलिंग कर सकें। मेरी बाइंग इससे और भी छोटे प्राइस पे थी। 34 के आसपास मैंने इसे खरीदा था। 46 के आसपास मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की थी। 50 के आसपास मैंने इसमें, 46 के आसपास भी मैंने इसमें री एंट्री ली थी। 50 पे भी मैंने इसमें री एंट्री ली थी। 68 पे मैंने इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक किया था। अभी दोबारा से जब ये 46.5 पे आएगा, मैं इसे फिर से बाय करूंगा। पर मैं अभी आपको कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप ऐसा कुछ बाय करें। सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो न्यूज आप तक पहुंचाई जाती है वो ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन चार्ट पे पहले से ही प्लॉटेड होती है। ये प्राइस 67.92 से गिरेगा, मैंने यहां पर पहले से ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है, और यहीं से प्राइस में डाउन मूव आना शुरू हुआ है। तो अगर इतनी एक्यूरेटली हम चीजों को चार्ट पे पढ़ सकते हैं, तो हमें चार्ट को पढ़ के ही ट्रेडिंग करना है, ना कि न्यूज बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड, या इंस्टा पे कोई रील आ गई उसको देख के हमने कर लिया। ये सब हमने काम नहीं करने, वरना ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफियां साबित होंगी, जो ना सिर्फ फाइनेंशियल लॉस देंगी बल्कि मोरल भी डाउन करेंगी हमारा, और हम दोबारा से कभी इन चीजों में पोजीशन बना नहीं पाएंगे। और स्टॉक मार्केट को कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, इससे दूर रहो। जबकि स्टॉक मार्केट एक प्योर एनालिसिस की गेम है। आप जितना अच्छे से एनालाइज करोगे चीजों को, उतना अच्छे से आप अपनी पोजीशन को बना पाओगे। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सेटिंग्स जो हमने की, सेटिंग के बाद आपको कुछ एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। कल हमने रेड एक्साइटिंग कैंडल के बारे में सीखा था। कल हमने रेड एक्साइटिंग कैंडल के बारे में सीखा था। ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है, या चलिए अभी के लिए इस रेड एक्साइटिंग कैंडल को हटाते हैं। यहां पर एक सिर्फ बेस कैंडल बनाते हैं और समझते हैं कि बेस कैंडल बनेगी क्यों। इस बेस कैंडल के पीछे बनने का रीजन क्या है, ये बेस कैंडल क्या डिनोट करती है और इसके पीछे बनने का रीजन क्या है,
आइए उस बात को समझते हैं, और इस रेड कैंडल के, इस बेस कैंडल के बाद क्या होगा वो भी समझते हैं। इस बेस कैंडल का मतलब यह है कि ये कैंडल ओपन इस एरिया में हुई, लेट इट बी 100 रुपए का प्राइस था, एक बार के लिए इसने 104 रुपए का हाई लगाया, ऊपर गई, 104 रुपए का हाई लगाया, लेकिन यहां से सेलिंग जारी रही और ये प्राइस नीचे आई, और नीचे जाते जाते ये 94 तक पहुंच गई। लेकिन यहां पर कुछ बायर्स बैठे थे जिन्होंने प्राइस को वापस अपलिफ्ट किया और प्राइस को ले जाके 96 पे क्लोज करवा दिया। तो इसका हाई रहा 104, लो रहा 94, ओपन हुई 100 पे और क्लोज हो गई 96 के ऊपर। यानी कि पूरा दिन बायर और सेलर में फाइट रही, और कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि थोड़ा सा जो सेलर्स थे वो जीत पाए और प्राइस को 4 रुपए नीचे ला पाए। तो इस वाली बेस कैंडल को देख के ये समझ में आता है कि यहां पर बायर और सेलर की फाइट चल रही है, और अल्टीमेटली जो थोड़ा सा जो मूव मिला है ना, जो थोड़ी सी विक्ट्री मिली है, वो किसको मिली है? वो सेलर्स को मिली है। लेकिन इस बाइंग और सेलिंग में अगर आप देखो तो बायर्स भी उतने ही पावरफुल थे जितने कि सेलर्स पावरफुल थे। बेटा नन्ही चाचू अभी नहीं, आप बाहर जाओ। ऐसे ही हम अब एक और बेस कैंडल बनाने की कोशिश करते हैं, और इसमें समझते हैं कि इस वाली बेस कैंडल में क्या हुआ। ये बेस कैंडल पहली वाली बेस कैंडल की ही तरह बेस कैंडल है, क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट कम है और विक पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है। ये किसी भी कलर की हो सकती है, रेड ग्रीन, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सिर्फ प्राइस मूवमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ा। यहां पर ये कैंडल ओपन हुई, लेट इट बी ये कैंडल 100 पे ओपन हुई और एक बार के लिए ऊपर गई, 104 का इसने हाई लगाया, नीचे आई 90 तक, लेकिन बायर यहां पर अग्रेसिव थे, प्राइस को वापस ऊपर ले गए और 98 पर कैंडल को क्लोज करवा दिया। 98 पर कैंडल क्लोज हुई, 100 पर ओपन हुई थी, 104 का हाई लगाया और लो था 90 का। इस पूरे दिन भी क्या हुआ? विक्ट्री क्लियरली नजर नहीं आ रही कि बायर जीते या सेलर जीते। रेड कैंडल है हालांकि, लेकिन 90 से प्राइस को अपलिफ्ट लेके गए, ऊपर लेके गए। यहां पर बायर सेलर की फाइट ही चल रही है, ना बायर जीते हैं क्लियरली, ना सेलर जीते हैं। तो इस सिचुएशन में जो पिक्चर आपके सामने है, आप इसमें क्या मानोगे? विक्ट्री किसकी हुई है, बायर्स की या सेलर्स की? क्या कोई आंसर देना चाहेगा? इस पूरे पोजीशन के अंदर जो अभी हमने रेड कैंडल देखी, बेस कैंडल बनी हुई, उसमें विक्ट्री किसकी हुई है? आप लोग अनम्यूट करके मैसेज करके बता सकते हैं। बायर या सेलर? जिनको लगता है बायर वो बायर टाइप करें। दिव्यांश को लगता है बायर, वेरी गुड। सेलर किसे लगता है? लक्ष्य को लगता है सेलर, बहुत बढ़िया। तो आप दोनों ही सही हैं, बायर की भी विक्ट्री हो सकती है और सेलर की भी विक्ट्री हो सकती है। वो हमें क्लियर पिक्चर कब पता चलेगी? जब इस पिक्चर के बाद नेक्स्ट कैंडल बनेगी। अगर इस पिक्चर के बाद एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन जाती है, तो इसका मतलब इस पूरी बाइंग और सेलिंग के अंदर कौन जीता? इस पूरी बाइंग और सेलिंग के अंदर जीते बायर्स। और अगर इस बेस कैंडल के बाद एक रेड एक्साइटिंग कैंडल बन जाती है, तो इसका मतलब कौन जीता? इसका मतलब जीता सेलर्स। बेस कैंडल हमें सिर्फ इतना बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच की फाइट चल रही है। उस बेस कैंडल के बाद जो कैंडल बनेगी, वो कैंडल हमें बताएगी कि बायर्स जीत रहे हैं या सेलर्स जीत रहे हैं। तो आइए चार्ट पे एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हम निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं दोबारा से। निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया, यहां पर एक ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है। यहां पर बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चल रही है। यहां पर बायर्स जीते हैं या सेलर्स जीते हैं?
वो बात हमें पता चलेगी इसके बाद वाली कैंडल देख के। और बाद वाली कैंडल का कलर क्या है? ग्रीन एक्साइटिंग। तो हम क्या बोलेंगे, इस पूरी फाइट में कौन जीता, बायर्स या सेलर्स? प्लीज मैसेज करके बताएं या कॉल पे बोलें। बायर्स। राइट आंसर। राइट आंसर इज बायर्स के पूरी सिचुएशन के अंदर जो अभी विन विन सिचुएशन में है वो बायर्स हैं। चार्ट पे दूसरी कोई पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक बेस कैंडल है, बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चल रही है और इसके बाद एक रेड एक्साइटिंग कैंडल बन रही है। यहां पर कौन जीता, बायर्स या सेलर्स? यस, राइट आंसर इज सेलर्स। तीसरी पिक्चर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक छोटी सी बेस कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनी और बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। तो इस वाले एरिया में जब फाइट चली तो यहां पर कौन जीता? यस, सेलर्स जीते। एक बेस कैंडल ये भी है, यहां पर भी प्राइस में फाइट चली और इसके बाद बनी एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। तो यहां पर कौन जीता? द आंसर इज बायर्स। इसका मतलब जो ये वाली रेड बेस कैंडल है, यहां पर पेंडिंग के बाइंग के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और प्राइस जब भी कभी इस एरिया में दोबारा से आएगी तो यहां पर आके प्राइस अपलिफ्ट होगी। हमें कैसे पता? क्योंकि यहां जब बायर्स और सेलर्स की फाइट चली तो नेक्स्ट डे रिजल्ट ये रहा कि बायर्स जीत गए। इसका मतलब यहां पर इस एरिया में कहीं ना कहीं पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर हैं। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं यहीं से और यहां पर ड्रॉ करता हूं। तो अगर आप देखेंगे नेक्स्ट डे जब प्राइस 2 दिन बाद जब इसी एरिया में दोबारा से आई तो आके फिर से ग्रीन कैंडल बन गई। रीजन बीइंग इधर बाइंग के बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर थे। जितने ज्यादा बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर होंगे उतनी एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल होगी और जितने ज्यादा सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर होंगे उतनी ज्यादा एक्साइटिंग रेड कैंडल बनेगी। जैसे ये वाला एरिया है, यहां पर पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर हैं, इसलिए नेक्स्ट डे प्राइस ना सिर्फ ऊपर खुला बल्कि ऊपर ही ऊपर जाता रहा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये पूरी बेस कैंडल की जो रेंज है, इस रेंज के अंदर बहुत सारे पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर हैं। प्राइस जब भी कभी दोबारा इस एरिया में आएगी, यहां पर आएगी, यहां से पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर पिक करेगी और प्राइस वापस से ऊपर चली जाएगी। देखो, जो हम चार्ट पे स्टडी कर रहे हैं, जो भी कुछ हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सब प्रोबेबिलिटी गेम होता है, कुछ भी श्योरिटी नहीं होता। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप किसी को भी खरीदने और बेचने से रोक नहीं सकते। एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डिसाइड कर ले कि मुझे इस प्राइस पे बेचना ही है तो आप उसे रोक नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने डिसाइड किया मुझे बेचना ही है, तो बेचता चला गया और प्राइस को नीचे तक ले आया। लेकिन यहाँ पर कोई और भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बैठा होगा जिसने सोचा होगा नहीं मुझे तो खरीदना है, वो प्राइस को और ऊपर ले गया, ऊपर लेता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। काइंड ऑफ मेरा अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो निफ्टी अगर यहां से अगले 3-4 दिन, 5 दिन या 2-3 हफ्तों में भी यहां से एक पॉजिटिव मूव दिखाती है तो उसके बाद 22,000 का लेवल एक बहुत ही तगड़ा डिमांड जोन बनने वाला है निफ्टी के लिए। और वो भी छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे। अभी एक क्वार्टरली का टाइम फ्रेम क्या होता है, उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, सब चीजें आपको बताऊंगा। एट प्रेजेंट क्वार्टरली का एक बहुत अच्छा डिमांड जोन 19,657 ये वाली रेंज पे है। ये वाली रेंज, ये रेंज है पूरी की पूरी, ये रेंज है कि यहां पर बायर और सेलर की फाइट चल रही है। बायर सेलर प्राइस को नीचे ला रहे हैं, बायर प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल बन रही है। इसका मतलब बायर विन विन सिचुएशन में है, बायर जीत रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक डिमांड जोन है। अब ये डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आज की क्लास को हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, जहां तक जाएगी वहीं तक ही लेके जाएंगे। सपोज एक बेस कैंडल बनी, ये बेस कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, आपके चार्टिंग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ब्लैक हो सकती है, ब्लू हो सकती है, रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फर्क पड़ेगा इसके बाद कौन सी कैंडल बन रही है उस चीज से।
तो मान लेते हैं कि एक बार के लिए आपके चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे ये कैंडल जो है ये ब्लैक कलर की है। अब ये ब्लैक कलर की कैंडल बनी क्यों, समझने की कोशिश करते हैं। या ये एक बेस कैंडल बनी क्यों? यहां पर सपोज ये जो कैंडल है ये पूरी की पूरी ग्रीन कलर की कैंडल है, ये पूरी की पूरी ग्रीन कलर की कैंडल है मान लेते हैं। तो इसका ओपन जो है वो नीचे रहा होगा, ये इसका ओपनिंग प्राइस रहा होगा, ये इसका क्लोजिंग प्राइस रहा होगा, ये इसका हाई रहा होगा और ये इसका लो रहा होगा। सपोज मान लेते हैं जिस दिन ये कैंडल ओपन अप हुई, जिस दिन ये कैंडल ओपन अप हुई उस दिन यहां पर, इससे पहले जो भी प्राइस मूवमेंट थी हम उस पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ इधर ही बात कर रहे हैं। ओपन हुई तो 100 रुपए पे ओपन हुई, 102 रुपए पे क्लोज हो गई, 106 का हाई लगाया था, 96 तक लो गया था। सपोज इधर 96 से लेके 100 रुपए तक बायर्स के 1 करोड़ पेंडिंग, 1 करोड़ ऑर्डर्स लगाए बायर्स ने कि हमें 1 करोड़ शेयर्स दे दो। लेकिन 1 करोड़ शेयर्स, कुछ ऑर्डर उन्होंने 96 पे लगाए, कुछ 96.5 पे लगाए, कुछ 97 पे लगाए, कुछ 98 पे लगाए, कुछ 99, कुछ 100, जगह जगह पे उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर लगाए। अब 96 से लेके 100 तक मैं मान लेता हूं उनके सिर्फ 20 लाख ऑर्डर ही एग्जीक्यूट हुए, 20 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। तो उसके बाद प्राइस के साथ क्या होगा, क्योंकि 20 लाख के बाद 80 लाख तो अभी भी पेंडिंग ऑर्डर हैं और यहां पर इन्हें कोई माल बेचने को तैयार नहीं है, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस अल्टीमेटली ऊपर जाएगा। लेकिन 106 पर भी कुछ सेलर्स बैठे थे जिनकी वजह से, उनके पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर्स की वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया और 102 पे जाके क्लोज हो गया। अब मैं मान लेता हूं कि सेलर्स जो हैं उनके सारे सेलिंग के ऑर्डर खत्म हो चुके हैं और सिर्फ बायर्स के ही पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर बने हैं। तो नेक्स्ट कैंडल कैसी बनेगी, नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनेगी। नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनेगी। क्यों बनेगी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, क्योंकि इस कैंडल के नीचे, इस एरिया के नीचे जो है पहले बेस कैंडल बनी है, वहां पर 80 लाख से ज्यादा पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर हैं। अब ये प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि इन 80 लाख ऑर्डर्स को कोई सेलर्स नहीं मिल रहे। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि मान लेते हैं 102 पे कैंडल शुरू हुई है और एक क्लोज हुई है 120 पे, तो 18 रुपए का अप मूव दिया। इतना बड़ा अप मूव क्यों आया, क्योंकि 120 रुपए तक भी इन 80 लाख ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट होने की जगह नहीं मिली। अगर ये 80 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते तो यहां पर ये प्राइस बढ़ना रुक जाता। और मैं आपको एक चीज बता दूं, रिटेलर भागते हुए प्राइस को पकड़ता है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही बाइंग करता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमेशा एक पर्टिकुलर एरिया में ही बाइंग करता है और जहां वो बाइंग करता है उस एरिया को बोलते हैं बाइंग जोन या डिमांड जोन। उसने वहीं पर ही पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर लगाए होते हैं और ये ऑर्डर, मेरी जो ऑब्जर्वेशन बोलती है, जो मेरी चार्ट्स के साथ स्टडी बोलती है, वो ये बोलती है कि 10-10 साल तक भी ये डिमांड के पेंडिंग ऑर्डर वहीं पर रहते हैं, वहां से नहीं हिलते। अभी कोरोना में भी हमने ये चीज देखी कि जो ईयरली डिमांड जोन था वो ब्रीच नहीं हुआ, वहां पर पेंडिंग डिमांड के ऑर्डर लगे हुए थे पिछले 7-8-10 साल से। जब प्राइस उस एरिया में गई तो तुरंत वहीं से रिएक्ट होकर वापस लौट आई, क्योंकि वहां पर बहुत सारे, उस सस्ते प्राइस पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी बाइंग के ऑर्डर लगा रखे थे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमेशा एक पर्टिकुलर जोन में ही बाइंग करते हैं। चढ़ते हुए प्राइस या उतरते हुए प्राइस पर हमेशा रिटेलर ही बाय और सेल करता है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमेशा एक पर्टिकुलर एरिया में ही सेल करेंगे और उस एरिया को हम बोलेंगे सप्लाई जोन। तो अब सप्लाई जोन कैसे बनेगा और डिमांड जोन पे हमारे पास क्या ऐसी ही पिक्चर हमेशा होगी या इससे भी तगड़ी पिक्चर हो सकती है, समझते हैं एक बार के लिए फिर से। मान लेता हूं सेम वही पिक्चर है जो अभी हमने ड्रॉ की। एक है बेस कैंडल ग्रीन कलर की,
ग्रीन कलर की बेस कैंडल, और इसके बाद बैक टू बैक, बैक टू बैक दो तीन ग्रीन कैंडल बन रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये वाला जो एरिया है, जहां पिछली पिक्चर में इस एरिया के अंदर 80 लाख पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर थे, तो प्राइस ने एक ग्रीन कैंडल बनाई थी, अच्छे खासे अप मूव की। यहां बैक टू बैक डेली बेसिस पे एक अच्छी कैंडल बन रही है। इसका मतलब यहां 80 लाख से भी ज्यादा पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर हो सकते हैं। हो सकता है यहां पर 1 करोड़ 1.8 करोड़ के करीब पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर हों। हमें इसी एरिया को आइडेंटिफाई करना है जहां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपने पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर लगा रखे हैं। हम किसी कन्वेंशनल थ्योरी की बात नहीं कर रहे जो आजकल मार्केट में सिखाई जा रही है। उसमें आपको नुकसान ही कराया जाएगा, क्योंकि वो थ्योरीज बनी ही इसलिए हैं ताकि आपको नुकसान कराया जा सके। हम बात कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई थ्योरी की, जो दुनिया में हर एक कमोडिटी के लिए काम करती है, इंक्लूडिंग स्टॉक्स। यही तस्वीर अगर ऐसी बनी है, ये एक बेस कैंडल, और बेस कैंडल के बाद, ग्रीन कलर की बेस कैंडल के बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, एक्साइटिंग। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बड़ी कैंडल नहीं बनी, छोटी सी बनी। और उसकी भी छोटी मोटी, हो सकता है उसकी विक हो सकता है विक ना हो, जरूरी थोड़ी ना विक हो। विक का मतलब है प्राइस हाई और लो लगा के ही। हो सकता है प्राइस पूरा दिन ऊपर ही चलती रहे और बिल्कुल टॉप पे ही जाके क्लोज हो जाए। तो यहां पर अब की बार एक्साइटिंग कैंडल उतनी बड़ी नहीं बनी, उतने ज्यादा अप मूव नहीं आया। इसका मतलब यहां हो सकता है इस एरिया में 80 लाख की जगह सिर्फ 20 लाख की पेंडिंग के ऑर्डर हो। तो हमें किस एरिया में बाइंग करनी है? हमें बेसिकली उस एरिया में बाइंग करनी है जहां पर सबसे ज्यादा पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर हैं। हमारे पास तीन तस्वीरें हैं। तस्वीर नंबर एक, पिक्चर नंबर टू, और पिक्चर नंबर थ्री। मैं अगर बोलूं तो सबसे कमजोर बाइंग किस एरिया में है? इस एरिया में नॉर्मल बाइंग है, बहुत नॉर्मल सी। इस एरिया में जहां पर बैक टू बैक तीन कैंडल बनी है, यहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग। और जिस एरिया में एक सिंगल कैंडल बनी है, यहां पर गुड बाइंग है। तो अगर आप रिटेलर हैं और आपको बाइंग करनी है, तो आप कैसे एरिया में बाइंग करना पसंद करेंगे? जो नॉर्मल बाइंग का एरिया है, जो स्ट्रॉन्ग बाइंग का एरिया है, या जो एक एवरेज बाइंग का एरिया है? आप किस एरिया में जाके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ बैठ के बाइंग करना पसंद करेंगे? प्लीज मैसेज पे बताएं। स्ट्रॉन्ग। लक्ष्य जी स्ट्रॉन्ग एरिया में बाइंग करना पसंद करेंगे। सभी का जवाब स्ट्रॉन्ग है। तो हमें जो एरिया आइडेंटिफाई करने हैं, वो ही आइडेंटिफाई करने हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं बाइंग के। और अगर हमें सेल करना है, तो सेल कहां करना है? जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा पेंडिंग सेलिंग के ऑर्डर दिख रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटर वहां पे सेल कर रहे हैं ना। ये आपके और मेरे छोटे मोटे ऑर्डर लगाने से शेयर में मूवमेंट नहीं आएगी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब इन कंपनी में 3-4 हजार करोड़, 20 हजार करोड़, लाख करोड़, 2 लाख करोड़ की कंपनीज में जब मोटे ऑर्डर लगाते हैं, तब इन स्टॉक्स में मूवमेंट आती है और तभी इनके प्राइस अप और डाउन जाते हैं। मैं मान लेता हूं यहां पर एक कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है। बायर और सेलर के बीच में अभी भी फाइट चल रही है। फाइट का रिजल्ट हमें कब पता चलेगा? जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी। नेक्स्ट कैंडल कैसे बनेगी? ये नेक्स्ट कैंडल आ गई। नेक्स्ट कैंडल अगर नीचे की तरफ रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब यहां पर बायर और सेलर की फाइट चलने के बाद कंक्लूजन क्या रहा है? कंक्लूजन ये रहा है कि यहां पर भले ही बायर और सेलर की फाइट चली है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल बता रही है कि यहां से प्राइस नीचे गया है। तो इसका मतलब इस पूरे एरिया के अंदर, इस पूरी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं पेंडिंग सेलिंग के ऑर्डर हैं, यानी कि सप्लाई जोन है।
अब ये सप्लाई जोन कितना तगड़ा है, उस वो इस बात से क्लियर होगा। ये मतलब बेस कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है। लीजिए हम रेड कलर की बना लेते हैं। मुद्दा है इसके बाद बनने वाली कैंडल्स का। अगर इसके बाद बैक टू बैक दो या तीन एक्साइटिंग कैंडल बन जाए तो ये कैसा सप्लाई जोन माना जाएगा? स्ट्रॉन्ग, एवरेज या नॉर्मल? यस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। ये एक बहुत ही तगड़ा सप्लाई जोन है। तो इस तगड़े सप्लाई जोन में प्राइस जो है वो नीचे आ रही है। और पहले वाला एक नॉर्मल सा सप्लाई जोन है, एक एवरेज भी नहीं, नॉर्मल सा ही सप्लाई जोन है, जहां पर कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे ही एक और बेस कैंडल बनी। बेस कैंडल के बाद की फॉर्मेशन क्या है? बेस कैंडल के बाद एक रेड एक्साइटिंग कैंडल तो बनी है, लेकिन और स्ट्रांग भी लग रही है, अच्छी खासी इसकी लग रही है कि है। पर अगर हमें एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे पोजीशन अपनी चूज करनी है प्राइस को सेल करने की, तो हम किस एरिया में चूज करेंगे? पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2 या पिक्चर नंबर 3? ये है पिक्चर नंबर 1, ये है पिक्चर नंबर 2 और ये है पिक्चर नंबर 3। हम कहां सेल करने की पोजीशन को ऑप्ट करेंगे? 2, 2, यस, 2 इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब हमें पेंडिंग बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर देख के ही अपना डिसीजन लेना है कि हम वहां पर उस एरिया के अंदर बायर बनेंगे या हम उस एरिया के अंदर सेलर बनेंगे। ये सब चीजें हमें उस पूरे एरिया को देख के ही आइडेंटिफाई करनी है। तो जब तक हम उस एरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, तब तक हमें सेलिंग की अपनी पोजीशन नहीं बनानी। अब इसी एरिया को एक बार के लिए हम चार्ट पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यह हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है और यह हमने यहां पर दो बेस कैंडल हैं। उन दो बेस कैंडल के बाद यहां पर बायर और सेलर के बीच में फाइट चल रही है। उसके बाद कितनी रेड कैंडल बनी? 1, 2 और 3। तो इस एरिया को हम कैसा एरिया मानेंगे? स्ट्रॉन्ग, एवरेज या नॉर्मल? स्ट्रॉन्ग, यस, स्ट्रॉन्ग इज द राइट आंसर। इस एरिया में जब बायर और सेलर के बीच में फाइट चली तो एक बार के लिए प्राइस नीचे आया, पर यहां पर दोबारा से फाइट हो रही है और प्राइस लगातार नीचे ही आता जा रहा है। तो इस एरिया को हम अलग डील करेंगे। चलिए अभी की स्टडी के हिसाब से इसी एरिया को हम मान लेते हैं। ये कैसा एरिया है, ये कैसा सप्लाई जोन है? नॉर्मल, एवरेज या स्ट्रॉन्ग? नॉर्मल, एवरेज या स्ट्रॉन्ग? एवरेज। एवरेज हो या नॉर्मल हो तो हमें तो उसे देखना भी नहीं है, हमें तो देखना है स्ट्रॉन्ग, जहां मल्टीपल रेड कैंडल्स हो बैक टू बैक या मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स हो बैक टू बैक। ये वाला एक एरिया, इस एरिया को समझते हैं। आइए, यहां पर दो बेस कैंडल हैं, तीसरी भी बेस कैंडल टाइप बनी, लेकिन उसके बाद कितनी ऊपर गया प्राइस? बहुत ऊपर गया, और ऊपर जा रहा है, जाता ही चला जा रहा है। भले ही थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जा रहा है, लेकिन जा रहा है प्राइस। तो इस वाले एरिया को हम कैसा मानेंगे, जहां पर एक ग्रीन, दो ग्रीन, बैक टू बैक ग्रीन 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 बन रही हैं? अच्छा डिमांड जोन या बुरा डिमांड जोन? इस वाले एरिया को हम कैसा मानेंगे? अच्छा डिमांड जोन या बुरा डिमांड जोन? स्ट्रॉन्ग या एवरेज? यस, दिस इज स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। ये वाला एक एरिया था जिसको पहले से ही मार्क कर रखा था। यहां पर बायर और सेलर के बीच में फाइट चलती है। कंक्लूजन क्या रहता है कि उसके बाद तो कोई अच्छी एक्साइटिंग कैंडल नहीं बनी। इस वाले एरिया को देखते हैं। ये एक एरिया है, बेस कैंडल है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है और प्राइस और भी थोड़ा सा नीचे आता है, पर बेस कैंडल के साथ नीचे आता है। तो इस एरिया को आप कैसे मार्क करोगे? एवरेज, स्ट्रॉन्ग या नॉर्मल? एवरेज, स्ट्रॉन्ग या नॉर्मल? एवरेज।
बिल्कुल सही। तो जो आज कुछ हमने सीखा, वो हमने सिर्फ यही सीखा कि पेंडिंग बाइंग के जितने ज्यादा ऑर्डर होंगे, उतनी ज्यादा हमें ग्रीन कैंडल्स दिखेंगी, और जितने ज्यादा पेंडिंग सप्लाई के ऑर्डर होंगे, उतनी ज्यादा हमें रेड कैंडल्स दिखेंगी। और जहां आप ज्यादा रेड कैंडल्स दिखेंगी, उस एरिया से पहले जो बेस कैंडल होगी, वो एरिया हमारे लिए सप्लाई जोन की तरह माना जाएगा। और पहले जहां एक पूरी रैली से पहले बेस कैंडल होगी, वहां पर सबसे ज्यादा बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर होंगे, और इस एरिया को डिमांड जोन माना जाएगा। आज की क्लास को हम इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहे, क्योंकि आप सबका टाइम हो चुका है। यहां तक आप में से जिस किसी के जो कुछ डाउट्स हैं, आप प्लीज डाउट्स लीजिए। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, डाउट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। स्टॉप प्रेजेंटिंग। जी। लक्ष्य जी, जितिन सर, सुमित जी, गीतिका जी, हार्दिक भाई, दिव्यांश जी। डाउट्स दो ही सिचुएशन में नहीं होते, ये तो ऑल क्लियर हो या ऑल क्लियर हो, दोनों ही खतरनाक सिचुएशन है। चलिए, ये मानते हुए कि किसी का कोई डाउट नहीं है आज की क्लास में, क्लास को यहीं पर ही वाइंड अप करते करते हैं हम। और हो सकता है हमारी क्लासेस 20 की जगह 22 या 23 हो जाएं, तो उसमें घबराइएगा नहीं। सिलेबस हमें पूरा करना है, चीज़ें कंसेप्ट हमें सारे पढ़ने हैं, थ्योरी हमें ढंग से समझनी है। टिल देन आप लोग डाउनलोड कीजिए ट्रेड टाइगर को, उसकी सेटिंग्स को आप डालिए, और उसके बाद जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो मैंने आपको बताया, वो आप देखिए। और एक चीज और, जब आप ये चार्ट खोलेंगे, तो अगर चार्ट खोलने में कोई दिक्कत आए तो भी आप मुझे बताना, या कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आए तो प्लीज आप शेयर कीजिए, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं उस पॉइंट इन टाइम पे। किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, और क्लास को हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। यहीं पर ही हम वाइंड अप करते हैं और स्टॉप